हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि गाइस ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है मैं लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनका हल देखते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन है हमारा आज का, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन करें। मतलब कि हमें मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उनके पाचन क्रिया का वर्णन करना है। सबसे पहले तो हम पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देख लेते हैं। ये देखिए गाइज, ये हमारा मुख गुहा होता है, ठीक, जिसमें जो है जीभ और लाल ग्रंथियाँ ये सब पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा नासा द्वार होता है, ठीक, मुख। और ये जो ये वाली रेखा होती है, ये वाली ग्रसनी, जो गुलाबी कलर से है, इसे हम ग्रसनी कहते हैं। इसे हम निगल द्वार भी कह सकते हैं। अब अगर हम सीधे सीधे आएँ, देखिए यहाँ पे एक जो है लाइन नुमा संरचना मिल रही है आपको। देखिए ये वाली संरचना देख सकते हैं, ये वाली, इसे हम लोग डायाफ्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, डायाफ्राम। और ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं, ये रेड कलर का ये वाला हिस्सा, ये इसे हम यकृत कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है पित्तरस बनता है। और ये जो आप काला काला देख रहे हैं, ये यकृत के बीच में देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे पित्तरस एकत्रित होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यू आकार में, ये वाला पॉइंट हमारा, इसे हम अमाशय कहते हैं। इसे आप अपने भाषा में पेट बताते हैं कि यहीं पे भोजन आता है, ठीक है ना। ये हमारा पेट हो जाता है। अब ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो इस तरह से ऐसे गया है, इस तरह से कुछ, ये क्या होता है, ये अग्नाशय होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये अग्नाशय होता है। अब ये वाली रेखा देखिए, ये वाला ये है, ये यहाँ पे आके छोटी आंत, ये सब पूरा पीला पीला ऑरेंज टाइप में जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, छोटी आंत, यानी कि इसे हम क्षुद्रांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। ये हमारा गाइस हो गया क्या, बड़ी आंत, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो हो गया, क्या हो जाता है, क्षुद्रांत, छोटी आंत। बड़ी आंत को हम लोग बाह्यद्रांत भी कहते हैं, या बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है ना। फिर आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऐसे निकला हुआ संरचना रहती है इस तरह से कुछ, इसे हम लोग परिशेषिका कहते हैं। और ये जो जहाँ से मल मूत्र बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है, इसे हम लोग गूदा द्वार कहते हैं। कौन सा द्वार, गूदा द्वार, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसका चित्र, ठीक है ना। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस, अब हम ये समझेंगे कि पाचन क्रिया कैसे होती है, ठीक है ना, उसका वर्णन करेंगे। तो पहला पॉइंट है पाचन क्रिया में, मुख गुहा में पाचन। अब ये मुख गुहा में पाचन से क्या तात्पर्य है। मुख गुहा पाचन का मतलब हुआ गाइस कि जो मुख में पाचन होता है, मुख में जानते हैं टाइलिन या एमाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो स्टार्च का पाचन करने में सक्षम होते हैं। ओके, स्टार्च, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो जो है हमारा अमाशय से शुरू होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुंह से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। पाचन का मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ को जो है, हम भोज्य पदार्थ को तोड़ तोड़ के एकदम सरल में जो है परिवर्तित कर देना ही पाचन है, ठीक है। आपको पाचन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एकदम छोटे से छोटे सरल कण में उसको बदल देना, जिससे वो आसानी से अवशोषित कर लिया जाए, उसे ही हम पाचन कहते हैं। एक तोड़ने की प्रक्रिया है पाचन, और कुछ है नहीं पचाना, ठीक है ना। ऐसे ही है पाचन। तो मुख से ही शुरू होता है। अब जैसे आपने बड़ा टुकड़ा खाया तो दांत देखिए उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, उसमें जो है एंजाइम मिला देता है। एंजाइम क्या, एंजाइम कहाँ होता है, अब आप कैसे जानेंगे। आपका जो लार होता है, थूक कह सकते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन और एमाइलेज। स्टार्च को पाचन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है और स्टार्च को माल्टोज में उपघटित कर देता है या बदल देता है। और मनुष्य की जो लार में उपस्थित लाइसोसोम नामक एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो आपके जैसे आप कोई भी चीज़ लेते, देखिए छोटे बच्चों को देख लीजिए, कोई भी चीज़ है गिरा गिरा ज़मीन पर उठा खा लेते हैं। अब ज़मीन पे इतने कीटाणु रहते हैं, उसमें आ जाते हैं कीटाणु, लेकिन जो है उनको कोई असर नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो लार होती है उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो है उस बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को मार देते हैं। जैसे हमें लोग देख लीजिए पेंसिल से लिख रहे हैं, उसी पेंसिल को मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है ना, पेन को मुंह में रख लेते हैं डाल के, तो वो सब नहीं, ठीक है ना, उससे जो है कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारे मुंह में एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है। इस तरह से होता है मुख गुहा में पाचन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो नली के द्वारा, कौन सी नली को आप जैसे कि जैसे यहाँ पर पाचन हो रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ से जो है आपने खाया, यहाँ से जो है लार ग्रंथियाँ निकली, कीटाणु मर गए, छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों ने तोड़ा, और फिर ये यहाँ ग्रसनी के माध्यम से। अब ये जो ग्रसनी होता है, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाती, यहाँ पे कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ये क्या करता है, ये भोजन को अमाशय तक ले जाने में सहायता करता है। अब यहाँ से ऐसे खाना आएगा, उसके बाद अमाशय में जाएगा,
ठीक है ना। अब देखते हैं अमाशय में पाचन। देखिए हमारा दूसरा हेडिंग यही है, अमाशय में पाचन कैसे होता है। तो गाइस अमाशय में जो है जब भोजन जो है ग्रास नली से होकर अमाशय तक आता है, ठीक है ना, अमाशय में जब प्रवेश करता है तो अमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे भोजन में प्रोटीन और वसा का जो पाचन है वो अमाशय में ही होता है। अमाशय में जो है HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी जो है जीवाणुओं को, जो मतलब कि मुंह से जो है लार, जो आप कह सकते हैं जो कीटाणु बच जाते हैं मुंह के लार से, उन सभी कीटाणुओं को ये HCl अम्ल मार के ख़त्म कर देता है। अब आप ये सोचेंगे कि जब अम्ल है तो ये हम लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि अगर जैसे आप देखते हैं किसी के ऊपर हल्का सा एसिड गिर जाए तो उतना दूर जल जाता है, लेकिन जब इसमें एसिड है तो कैसे नहीं जलता है। तो ये जो हमारा अमाशय है, इसको एक श्लेष्मा नामक जो परत होती है वो जो है सुरक्षा देती है, ठीक है। वो क्षार की होती है। जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो उदासीन हो जाती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, वीडियो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अम्ल क्षार लवण समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, HCl अम्ल से जो है बचाता है। और आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग को भूख क्यों लगती है। यहाँ पे जो है एक ऐसे कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। जब जो है आपको भूख लगती है तो वही कांटेनुमा संरचना जो है ऐसे टाइट खड़ी हो जाती है और आपको भूख लगने का एहसास होता है, ठीक। ये जो है भोजन को रोकने का भी कार्य कर सकती है, आप कह सकते हैं। भोजन आता तो रोका रहता ताकि यहीं पे पाचन हो जाए, वरना ये सीधा निकल सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार कुछ ऐसा होता है। तो अमाशय में पाचन इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। अब उसके बाद जब यहाँ से पाचन क्रिया हो जाती है, अमाशय अपना पाचन क्रिया कर लेता है, उसके बाद ये आती है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत में। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? क्षुद्रांत, छोटी आंत। देखिए जब बाहर रहेगा, बाहर वाला बड़ा वाला, ठीक, तो उसे आप क्या कहेंगे? बाह्यद्रांत। लेकिन जब अंदर रहेगा तो क्षुद्रांत। और बड़ा है, देखिए ये वाला बड़ा दिखता है तो ये बड़ी आंत, ये छोटा दिखता है इसमें गुमची आया हुआ तो ये छोटी आंत, ठीक है ना। इस प्रकार आप याद करेंगे। तो आई होप आपको अमाशय का पाचन भी समझ में आया होगा। अब हम क्षुद्रांश का पाचन देख लेते हैं। देखिए क्षुद्रांश यानी छोटी आंत का पाचन भी हमारा तीसरा हेडिंग है। चलिए देखते हैं। अब जो हमारी छोटी आंत होती है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है ना। जब छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत में पित्त, अग्नाशय रस तथा आंत रस, यानी कि आंत रस और ये जो पित्त रस, अग्नाशय रस, तीनों ही रस आकर मिलते हैं तथा भोजन का पाचन पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। 3 एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से? पित्त रस, अमाशय रस और अग्नाशय रस। ये तीनों एंजाइम जो है निकलकर भोजन को पूर्ण तरीके से पचाने का कार्य करते हैं। पित्त व अग्नाशय रस आंत में पीएच को क्षारीय करते हैं। भोजन में पित्त रस मिलता है जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है, समझे। पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते। अब ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको लिख लेना चाहिए कि जो है पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अग्नाशी रस पूर्ण पाचक रस होता है, ठीक है ना। जो अग्नाशयी रस होता है वो पूर्ण रूप से भोजन को पचाने में सक्षम होता है। ये सब आपको जो है लिख लेना चाहिए। और ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, जो पचाने का कार्य करते हैं। जो हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन के समान प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो जैसे अमाशय में आपने देखा कि पेप्सिन जो है क्या करती है? किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। वैसे ही ये भी सेम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी जो है पेप्सिन की तरह क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है, परंतु ये निष्क्रिय होती है, यानी कि कोई क्रियाशील नहीं होती है। और ये जो लाइपेज होता है ये वसा को वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो वसा को वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, कौन? लाइपेज। भोजन इलियम में पहुंचकर आंत रस में मिलता है। अब भोजन काइल कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि भोजन जब जो है आंत रस से मिलता है, ठीक है ना। अब भोजन जो है पूर्ण तरीके से इसका जो है अवशोषण कर लिया गया है, तो अब ये क्या हो गया? काइल कहलाएगा। कहने का मतलब अब ये जो है बेकार कण हो जाता है ना, तो इसको हम काइल नाम से वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग आता है चौथा, बड़ी आंत में पाचन। अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है। बड़ी आंत का मतलब है ये वाली आंत, यानी कि बाह्यद्रांत। अब बड़ी आंत में उपस्थित सूचक, ठीक है ना, बड़ी आंत में उपस्थित चूसक कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रवण करती हैं, जिससे मल चिकना हो जाता है तथा अपचय भोजन से जल का अवशोषण होता है, जिससे मल गाढ़ा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब जो है ढीला ढीला रहता है। जब यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है जल का अवशोषण करता है ये बड़ी आंत सिर्फ, जिससे जो है मल जो है वो टाइट हो जाता है।
ठीक है ना, क्या करता है, जल को ये अवशोषित कर लेता है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शाकाहारी जंतु होते हैं उनके भोजन में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो सेलुलोज होता है वो प्रचुर यानी कि अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज का पाचन केवल सिकम में ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो सेलुलोज को शर्करा में बदलते हैं। अब ये जो परिशेषिका आप देख रहे हैं, ये वाला परिशेषिका, ये अब जो है धीरे धीरे इंसानों से ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसका कार्य ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। जब जो है इंसान जो है बंदर के प्रजाति का, आप सुने होंगे, बड़े बड़े लोग बताते हैं कि जो है बंदर से इंसान बना, तो तब जो है सिर्फ हरी पत्ती यही सब जो है खाते थे लगभग, तो उसको सबको पचाने के लिए ये सहायक था, ठीक है ना, परिशेषिका, इससे जो है सहायक होता है। अब ये सब गाय वाय में पाया जाता है, अब ये मनुष्यों से धीरे धीरे गायब हो रहा है। कहने का मतलब यही है, ठीक, ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मैंने इसे बता दिया है। अब ये बड़ी आंत का आप समझ गए, इसमें कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण होता है और जो मल होता है वो चिकनाहट आती है और टाइट होता है, ठीक है ना, सिर्फ इतना होता है। अब हमारा 5वां हेडिंग है अवशोषण एवं स्वांगीकरण। अब इस हेडिंग को भी हम समझ लेते हैं। अवशोषण एवं स्वांगीकरण से तात्पर्य है कि मुख गुहा व ग्रासनली में सामान्यतः कोई अवशोषण नहीं होता। ये जो हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा और ग्रासनली, इन दोनों में कोई भी अवशोषण का काम नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी अवशोषण काम नहीं होता है। अमाशय में एल्कोहल, साधारण लवण तथा अंडे के एल्ब्यूमिन का अवशोषण होता है। ये जो अमाशय होता है, अमाशय, ठीक है ना, ये वाला अमाशय, इसमें क्या क्या होता है, एल्कोहल, साधारण लवण तथा अंडे के एल्ब्यूमिन का अवशोषण होता है। सिर्फ ये 3 चीज़ का अवशोषण होता है। किस किस चीज़ का, अल्कोहल, नमक और अंडे के एल्ब्यूमिन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में सभी प्रकार के पचित भोजन का अवशोषण निष्क्रिय, सक्रिय तथा सुसाध्य परिवहन द्वारा भी होता है, ठीक है ना, मतलब कि छोटी आंत में सभी प्रकार का भोजन का मतलब लगभग हो जाता है पाचन, क्योंकि वही एक अंतिम यहीं पे पाचन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो है यहाँ सब जो है अवशोषण काम होता है, छोटी आंत में भी कुछ अवशोषण होता है, ठीक है, तो यही सब अवशोषण का काम करते हैं। अवशोषण का मतलब होता क्या है, अब आप ये समझिए, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उससे किसी चीज़ को खींच के निकाल लेना, जैसे कोई भोजन है, ठीक, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई आंत है, ठीक है ना, इसमें आप भोजन आ रहा है, यहाँ पे रुका हुआ, ठीक है, तो इस आंत में ऐसे ऐसे कुछ संरचना निकली रहती है, ठीक है ना। अब इस भोजन में जितना भी जल होगा, ये जो निकले हुए कण रहते हैं, कह सकते हैं आप इस तरह से रेसे, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, उस जल को अवशोषित कर लेते हैं। ये रेसे जो है उस भोजन में से जल को अवशोषित कर लेते हैं, इसी को हम अवशोषण कहते हैं। छठा पॉइंट हमारा अपचित भोजन का बहिष्करण। इससे आपको तो शायद कुछ समझ में ही आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में ही आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि जो बड़ी आंत है हमारी, बड़ी आंत भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती लेकिन जल का अवशोषण करती है। मतलब कि ये जो बड़ी आंत है हमारी, ये भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती लेकिन जल का अवशोषण कर सकती है। शेष बचा हुआ जो ठोस पदार्थ होता है, यानी कि जो हमारा मल पदार्थ होता है, ठीक, वर्ज्य पदार्थ जिसे हम कहते हैं, विकार पदार्थ, उसे वैज्ञानिक भाषा में हम लोग विष्ठा कहते हैं, ठीक, और ये जो है मलाशय में एकत्रित होता है, मलाशय यहीं पे होता है, ये सब मलाशय में एकत्र हो जाता है। यह जो है मल द्वारा बाहर निकल जाता है, ये हमारा गुदा द्वार होता है, इसी के द्वारा जो है ये मल बाहर निकल जाता है। इस तरह हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं क्लास 10 के कॉन्टेंट्स लाता रहता हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।